तो अब आपको देशित की शुरुआत में बताते हैं कैसे दाढ़ी वाले गैंग से दंगों की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, कैसे समाजघाती पूरा प्लान ये सामने आया और किस तरीके से इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड अब भी फरार है और कैसे एक लॉ एंड ऑर्डर के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की गई। इसके पीछे क्या है पूरी स्क्रिप्ट, इसके पीछे कौन से किरदार थे और ट्विटर किस तरीके से एक टूल बन गया, ट्विटर किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बन गया डिजिटल दंगाइयों के लिए। आज देशित में उनके लिए भी सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि आखिर ट्विटर ने अब तक उन अकाउंट्स को क्यों नहीं सस्पेंड किया है, अब तक सस्पेंड किया गया है उन अकाउंट्स को, और क्या उन्हें अब भी इजाजत है इस तरह से दंगे फैलाने की। ये पता करने की कोशिश करेंगे तो 2022 का चुनाव आया, सांप्रदायिकता लाया और जय श्री राम का नाम लेने से क्या वोट मिलते हैं? दंगे के लिए हुआ दाढ़ी कांड। श्री राम कर रहे और वंदे मातरम और यो कह रहे कि तू पाकिस्तान में जासूस है। दाढ़ी कांड का डायरेक्टर कौन? कोई मुसलमान नहीं है इसमें, कोई शामिल मुसलमान नहीं है। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, कोई मुसलमान नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम अनेकता की नई मिसाल अब्दुल समद का नया दावा है। अब्दुल समद का आरोप है कि इन्हें सिर्फ हिंदुओं ने पीटा, इनके मुसलमान होने की वजह से पीटा, और यूपी पुलिस ने 10 में से जिन 5 मुसलमान युवकों को आरोपी बनाया है वो बेकसूर है। पहले इनकी बात सुनिए, फिर इनकी झूठ की पोल खोल देखिए। नारेबाजी भी करवाई थी, वो आपने एफआईआर में नहीं लिखवाया? हाँ, वो ना कराए, ना लिखा होगा, मुझे पता नहीं। और तमंचा मेरे यहाँ रख दिया, 2 दफे फेर करे, विष हो गया। और मेरे सामने गोली डाली और यूँ कह रहे कि हमने 18-19 मुसलमान मार दिए और मरे हुए भी दिखा रहे हैं वो। अब्दुल समद पुलिस को झूठा बना सकते हैं, लेकिन उन आरोपियों को झूठा कैसे साबित करेंगे जिनमें से एक ने जी न्यूज को बताया है कि अब्दुल समद आपराधिक घटना को सांप्रदायिक बना रहे हैं। जी न्यूज पर यह दाढ़ी कांड का आरोपी सद्दाम है। इसके मुताबिक अब्दुल की दाढ़ी कल्लू नाम के एक मुस्लिम युवक ने काटी। इंतजार भाई के पास फोन करा परवेश ने, मुझे ऐसे सूफी जी ऐसे कह रहे हैं, तेने इंतजार ने करवाया तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर, मुझे इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे। इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के। जी न्यूज की टीम बुलंदशहर के करीब अनूप शहर में अब्दुल समद के घर पहुंची थी। वहां अब्दुल समद ने यूपी पुलिस पर झूठी एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगाए। इधर यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता उमेद पहलवान पर एफआईआर दर्ज कर ली है। 5 जून को अब्दुल समद की पिटाई के बाद 7 जून को उमेद पहलवान ने ही उसके साथ फेसबुक लाइव किया था। उसका भी आरोप है कि पुलिस ने गलत एफआईआर लिखी है। तहरीर बदली की अगर वो पुलिस वाले कसम मंदिर में खा जाए, चाहे वो झूठी खाए सच्ची खाए, तो मैं लाइव भी कह रहा हूँ, चैनल में भी कह रहा हूँ, मुझे उसी वक्त फांसी की सजा दी जाए। लेकिन उमेद झूठ बोल रहा है या सच? इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसके दावे के उलट पिटाई खाने वाले अब्दुल समद ने कहा था कि इस मामले में पुलिस ने उसे सहयोग दिया। जो घटना हुई मैंने सारी पुलिस को लिखवा दी, बता दी, और भी उसमें भी देख लो, जो रिपोर्ट में लिखवाया वही घटना है, उसमें भी देख लो। और उसके बाद उन्होंने क्या नाम है, पहलवान ने
मेरी सहायता करिए। उन्होंने ही दूसरे दिन रिपोर्ट करवाइए, जैसे भी करवाइए, पुलिस वालों ने सहयोग दिया है। उमेद पहलवान पर पूरे दाढ़ी कांड के मास्टरमाइंड होने का शक इसलिए है क्योंकि अब्दुल समद ने पुलिस को जो शिकायत दी थी उसके उलट अब्दुल समद के साथ फेसबुक लाइव में झूठ बोला था। समाजवादी पार्टी का नेता उमेद पहलवान मुजफ्फरनगर दंगों का भी आरोपी है। ये व्यक्तिगत लड़ाई थी, इसका कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कोई मकसद नहीं था और इसकी विवेचना चल रही थी और बार बार मना करने के बावजूद भी कुछ लोगों ने इसको प्रचारित प्रसारित किया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद शुरू से ही झूठ पर झूठ बोल रहा है और उसके झूठ को फैलाने की वजह से ही ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब्दुल समद का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो बैग, ताबीज और तंत्र मंत्र के सामान के साथ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो भी अब्दुल के झूठ के खिलाफ बड़ा सबूत है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देशहित में आपको यह जानना चाहिए कि यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता उमेद पहलवान को क्यों आरोपी बनाया और उसके खिलाफ एफआईआर में क्या क्या है। वीडियो बनाने से पहले तथ्यों की पुष्टि तक नहीं की गई। समाज में नफरत फैलाने वाला वीडियो बनाया गया, पोस्ट किया गया, अपने फेसबुक अकाउंट से वीडियो को वायरल किया गया, मारपीट की घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया, हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की गई, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई, सामाजिक सद्भाव और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। अब्दुल समद के अलावा कई और लोगों पर दाढ़ी कांड में फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। इसमें राहुल गांधी, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई नाम हैं। वायरल वीडियो केस में स्वरा भास्कर, अभिनेत्री आरफा खानम, पत्रकार मनीष माहेश्वरी, MD ट्विटर इंडिया, आसिफ खान के खिलाफ भी शिकायत की गई। आरोप है कि इन सभी ने घटना को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की। ये बारूदी बुद्धिजीवी लोनी की इस घटना पर एक्टिव हो गए और समाज को भड़काने वाले ट्वीट करने लगे। सवाल ट्विटर पर भी है कि उसने ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों इनके अकाउंट बैन नहीं किए, क्यों इनके अकाउंट सस्पेंड नहीं किए। मोहम्मद जुबैर ने फेक न्यूज फैलाई, FIR दर्ज, ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। सबा नकवी ने फेक न्यूज फैलाई, FIR दर्ज, ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। आरफा खानम ने फेक न्यूज फैलाई, शिकायत दर्ज, ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। स्वरा भास्कर ने फेक न्यूज फैलाई, शिकायत दर्ज, ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। ये 4 ट्वीट आपने देख लिए, इसकी प्रामाणिकता भी आपने समझ ली। अब एक पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए और समझिए कि इस फेक न्यूज से क्या क्या हो सकता था। चीजों को एक नया रंग देते हुए जो असली घटनाक्रम है उसको उससे हट करके, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता आए, क्षेत्र में तनाव बढ़े और धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द डिस्टर्ब हो, इसको लेकर के जो प्रयास किए गए उसी के क्रम में एफआईआर करेंगे। सुना आपने, हिंदू, मुस्लिम और जय श्री राम के नाम पर किस तरह से दंगे की साजिश हो रही थी। लेकिन ट्विटर के लिए शायद ये आम बात है, इसलिए ना तो इन्हें मैनिपुलेटेड कह रहा है और ना ही इन पर एक्शन ले रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्विटर खुद को हिंदुस्तान के कानून से बड़ा समझता है? क्या भारत में 1,75,00,000 यूजर्स वाली ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देश की 135 करोड़ जनता से बड़ी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि गाजियाबाद की घटना के बाद जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा की आशंका थी, उसमें ट्विटर ने ना तो जिम्मेदारी दिखाई और ना ही ट्विटर ने शिकायत पर कोई एक्शन लिया। दरअसल कांग्रेस टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया को 4 बार नोटिस भेजा था। इसके बाद 31 मई को ट्विटर इंडिया के MD से बेंगलुरु में पूछताछ भी हुई, पर नई जानकारी की बात तो छोड़िए, ट्विटर इंडिया ने तो ये कह दिया कि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। साफ हो जाता है कि ट्विटर इंडिया में कमाता तो है, लेकिन कंटेंट की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और यही बात जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कही। व्यापार करने के लिए, विज्ञापन कमाने के लिए खूब लोग हैं,
लेकिन बाकी कोई सवाल पूछिए, जिन्हें हमें कोई अधिकार नहीं। अमेरिका, दिल्ली पुलिस जाके सम्मन देने की कोशिश करेगी, जिन्हें हम कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका, ऐसे कैसे चलेगा भाई? पहले लाल किला हिंसा मामला, फिर कांग्रेस टूल किट और अब गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई के मामले में ट्विटर की भूमिका बेहद खतरनाक रही है। एक तो देश विरोधियों का अफवाह फैलाने की खुली छूट देता है, दूसरी ओर खुद को अभिव्यक्ति का चैंपियन भी बताता है। हालांकि सरकार के नए नियम को नहीं मानने पर ट्विटर को मिली इम्यूनिटी खत्म हो गई है और अफवाह नहीं रोकने के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार इस चीज़ की निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके और एक दूसरी घटना को बिल्कुल नए स्वरूप में प्रस्तुत करके लोगों में भ्रम का प्रचार प्रसार करके यदि कोई मेलिफाइड इंटेंशन से अपने इरादे को पूरा करना चाहेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए हम लोगों की तैयारी है। सिर्फ गाजियाबाद के स्थानीय प्रशासन ने ही नहीं, यूपी पुलिस के एडीजी ने भी साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग की आजादी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जहां सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके जातिगत या सांप्रदायिक तनाव या झगड़े कराए गए हैं। प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए सभी को सचेत करने के बावजूद बाद भी अगर लोगों ने नहीं माना या उन लोगों ने अपने बाद के पोस्टों में इस तरह की कोई बात नहीं जिक्र की तो उसमें स्थानीय प्रशासन ने इस पर मुकदमा दर्ज किया और उसमें आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर के एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। इस आपराधिक घटना को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की जा रही थी और लगातार कई बुद्धिजीवी लोग इस घटना का नैरेटिव बदलने के लिए लगातार ट्वीट किए जा रहे थे। लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद ऐसे लोगों के नैरेटिव की पोल खोलने की शुरुआत कर दी है और इसी को लेकर के इन बुद्धिजीवी लोगों के साथ साथ ट्विटर के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए जल्द ही इन सबको नोटिस दे करके पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है। राजू राज के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, गाजियाबाद। अब बात करते हैं बिहार में सियासत की हलचल की। पासवान की पार्टी का बाहुबली कौन है, ये सवाल अब सबसे बड़ा हो गया क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के अब दो अध्यक्ष हो गए हैं। एक धड़ा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ है, दूसरा रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के साथ। चिराग पहले से पार्टी के अध्यक्ष थे, पशुपति पारस आज से एक और अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब असली बाहुबली कौन है, असली अध्यक्ष कौन है, यह तय होना है क्योंकि बिहार की राजनीति में जिन बाहुबलियों का नाम सुना जाता रहा है वो तो पशुपति पारस के साथ खड़े हो गए हैं। तो क्या चिराग अपनी ही पार्टी में अकेले बच गए हैं? क्या चिराग के पास चाचा पशुपति के बाहुबली प्लान का कोई तोड़ है? उम्मीद है जल्द ही इन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले देख लेते हैं आज पटना में दिन भर चले हाईटेंशन हलचल में कौन कटप्पा बन गया और कहां दिखे असली बाहुबली। शेखपुरा की सड़क पर चिराग के समर्थक आग बबूला हुए पड़े थे। चिराग के चाचा पशुपति पारस का पुतला दहन किया जा रहा था। चिराग के समर्थक पशुपति एंड सपोर्टर्स को गद्दार करार देने पर तुले हुए थे। पटना में जहां एलजेपी का नया अध्यक्ष चुना जा रहा था वहां किसी के चूं करने की भी हिम्मत नहीं हुई। पुलिस को आशंका थी कि चिराग समर्थक विरोध करेंगे। सूरज भान के बंगले के बाहर सख्त सुरक्षा थी, लेकिन पशुपति पारस का विरोध करने कोई नहीं पहुंच सका और पशुपति निर्विरोध लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए। पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। पशुपति पारस एलजेपी के अध्यक्ष बन गए और गौर करने की बात यह थी कि भाई की पार्टी को भतीजे के चंगुल से निकालकर पशुपति के हाथ में जिसने पकड़ाया उसका नाम है सूरज भान सिंह। इस नाम का एलजेपी में अब क्या मतलब है, इसका अंदाजा आप इन बयानों से लगा लीजिए। सुनील पांडे जी, ये माना जाए कि आप भी पशुपति कुमार पारस जी के साथ हैं? इसमें सर्टिफिकेट देना है, गारंटेड है। इन्हें पहचाना? ये है सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे उर्फ पांडे जी। लोक जनशक्ति पार्टी से इनका पुराना नाता था।
सो सूरजभान सिंह की मदद के लिए आगे आए थे। पारस कहते हैं कि कुछ लोग चले गए थे, लौट आए हैं। जो हमारे साथी किसी भी कारणवश हमसे दुखी होकर या पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होकर पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं उनसे पुनः आग्रह करता हूं और माफी मांगता हूं। और आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग पुराने फिर हमारी पार्टी में लौट आए और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। और जो आए हैं वो मामूली राजनीतिज्ञ नहीं, बिहार की राजनीति के वो चेहरे हैं जिन्हें बाहुबली माना जाता रहा है। एक वक्त था जब बिहार में बाहुबलियों की शरणस्थली लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी। जिस भी बाहुबली को राजनीति में किस्मत आजमाना होता वो सीधे एलजेपी में शामिल हो जाता। सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, रामा सिंह, राजन तिवारी, सुनील पांडे, हुलास पांडे और ललन सिंह जैसे बाहुबली पार्टी की शोभा बढ़ाने लगे। वो इतने मजबूत हो चुके थे कि पार्टी के अंदर उनका विरोध नहीं होता था। वो अपने धन बल और बाहुबल से पार्टी का दिल जीत चुके थे। जो कल तक दूसरों के लिए वोट मैनेज करते थे वो अब खुद के लिए वोट बटोरने लगे और पार्टी मजबूत होती चली गई। लेकिन पार्टी में चिराग का दखल बढ़ते ही दागी चेहरों से किनारा किया जाने लगा। फिर भी बाहुबली नेताओं के चंगुल से एलजेपी कभी मुक्त नहीं हो सकी। सूरजभान जी को बाहुबली आप नहीं कह सकते। जब से ये संसद सदस्य हुए हैं, एक आध झूठा केस में इनको फंसाया गया है। कोई इन पर अपराध का नहीं है, न किसी ये चंदन सिंह पर आज तक कोई आपराधिक मुकदमा है ही नहीं। पशुपति पारस के समर्थक भले पार्टी में बाहुबली नेताओं की बढ़ती पकड़ को लेकर इनकार करें, लेकिन चिराग पासवान के समर्थकों ने चाचा पारस को विलन बनाकर पोस्टर छाप डाले। पटना में मौर्या होटल के सामने चिराग के समर्थकों ने एक बड़ा सा पोस्टर लगा डाला और गद्दार चाचा से सावधान का स्लोगन लिख डाला। इस पोस्टर में चिराग की पीठ पर पशुपति पारस को वार करते हुए दिखाया गया है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी की असली फिल्म में बाहुबली का किरदार कौन कौन निभा रहा है, इसका एहसास चिराग को बखूबी हो चुका होगा, क्योंकि चिराग ने बिहार के बाहुबलियों के चंगुल से अपनी पार्टी को निकालने की कोशिश की थी और नतीजे में अब पूरी पार्टी गंवाते दिख रहे हैं। मैं समझता हूं प्रस्तावक पारस बाबू ही थे और बड़ा उम्मीद था उनसे, चिराग जी से, सब लोगों को, कि चिराग जी के नेतृत्व में नया युवा है, नई सोच है, तो आने वाला समय में लोजपा का बहुत शिखर पर, ऊंचाई पर जाएगा। क्यों फेल हो गया चिराग? लेकिन जो जिम्मेवारी उनको दी गई थी, जो सोच करके, ये 2020 में साबित कर दिया। जो आज पार्टी सफाया हो गया, इसका वजह क्या क्या, उस कारणों को हमने बताएंगे। लेकिन ऐसा लगा कि पार्टी रसातल में जा रही है। इसको ढंग से नया जान लाने के लिए ये कर्म किया गया है, ना कि पार्टी तोड़ने के लिए किया गया है। जानकार भी मानते हैं कि आज चिराग पासवान के पास ना ही परिवार बचा, ना बाहुबलियों की ताकत, लेकिन चिराग के पास सिर्फ एक चीज बची है, वो है रामविलास पासवान की विरासत। और अब उस पर भी चाचा पशुपति पारस की नजर है, क्योंकि पशुपति पारस को पूरी उम्मीद है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में रामविलास पासवान जिस पद पर थे, वो मंत्री पद जल्द ही पशुपति पारस को मिलने वाली है। तो मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा, उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। हालांकि चिराग को शायद अब भी भरोसा है कि 2014 में जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे थे, तब चिराग ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान साबित करने की कोशिश की थी। नीतीश तो फिर बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन तब का नीतीश विरोध चिराग के अंदर सुलगता रहा और नतीजा यह है कि अब उनकी पूरी पार्टी ही हाथ से निकलती दिख रही है। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। तो चाचा पारस के प्रेसिडेंट चुने जाने पर चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है। चिराग का कहना है कि अध्यक्ष चुनने में करीब 75 पार्टी पदाधिकारी शामिल होते हैं। वहां तो 5 सांसद तक मौजूद नहीं थे। यह चुनाव पार्टी के संविधान के खिलाफ है। तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आज जो मुझे जानकारी मिली
कि पार्टी से निलंबित जितने भी सांसद हैं उन्होंने मेरे चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर उसमें मौजूद थे, क्योंकि मेरे जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स के या यूटी के प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ उसमें 15 प्रकोष्ठों के, राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी उसमें मौजूद होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। आज हम 60 मिनट के महामुकाबले की बात करेंगे। कल टेस्ट क्रिकेट के विश्व कप का फाइनल है। टेस्ट की 2 बेस्ट टीम भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है। ठीक इसी तरह दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस के बीच कल मुकाबला हुआ। टेस्ट का फाइनल न्यूट्रल वेन्यू यानी कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में है। इसी तरह अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों की मीटिंग वाला मुकाबला भी न्यूट्रल वेन्यू यानी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ। टेस्ट क्रिकेट तो 5 दिनों का होता है और हम जिस मुकाबले की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 60 मिनट का है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल 60 मिनट की मुलाकात हुई। जब दोनों नेता बाहर निकले तो पता चला कि यह मुलाकात नहीं, महामुकाबला था। अब देखते हैं इस महामुकाबले में कौन जीता। अमेरिका और रूस के रिश्तों में 60 के दशक से चली आ रही कड़वाहट 60 मिनट में कैसे कम हो सकती थी? और हुआ भी यही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिनेवा के विला लॉग रेंज में 60 मिनट तक मीटिंग चली। कैमरे के सामने हाथ मिलाने वाले नेता अगर नजर मिलाने से बचें तो समझ लीजिए मुलाकात कैसी रही होगी। 60 मिनट की मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच मानवाधिकार, यूक्रेन, राजनयिक संबंध, साइबर हमला और रूस में विपक्ष पर हमले समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। लेकिन राजनयिक के मुद्दे को छोड़कर बाकी मुद्दों पर बात बनी नहीं। पुतिन ने खुद बताया कि दोनों देश निष्कासित किए गए राजनयिकों को वापस काम पर बुलाएंगे। Принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВР-3 на 5 лет, это значит до 2000. मुलाकात के दौरान भी और मुलाकात के बाद भी जो बाइडेन नरम दिखे, लेकिन पुतिन के तेवर अमेरिका के पत्रकारों की तरह गर्म थे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने पुतिन से उल्टे सवाल पूछे तो उन्होंने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। पहले सवाल सुनिए, फिर एक साथ सारे सवालों के जवाब सुनाएंगे। Could you characterize the dynamic between yourself and President Biden? Was it hostile or was it friendly? And secondly, throughout these conversations, did you commit to ceasing carrying out cyber attacks on the United States? Did you commit to stopping threatening Ukraine's security? And did you commit to stop cracking down on the opposition in Russia? कई और पत्रकारों ने पुतिन से विपक्षी दल के नेता पर उत्पीड़न से जुड़े सवाल पूछे। दरअसल पुतिन पर आरोप है कि उनकी सरकार अपने राजनीतिक विरोधी एलेक्सी नवलनी पर अत्याचार कर रही है। अनुभवी नेता पुतिन ने इस सवाल का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। Считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе. Первое. Второе, по поводу резких заявлений. Ну, что сказать, значит... पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने अब इसी मुद्दे पर पत्रकारों से ही सवाल पूछ लिए। Эту тему мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имея в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных. И вот эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. पुतिन का यही जवाब 60 मिनट की बैठक में शायद बाइडेन को भी होगा, क्योंकि बाइडेन ने पुतिन के विरोधी नेता नवलनी का मुद्दा उठाया था। So the forum, I pointed out to him that's why we're going to raise our concerns about cases like Alexei Navalny. I made it clear to President Putin that we'll continue to raise issues of fundamental human rights.
मानवाधिकार के मुद्दे पर एक तरफ पुतिन थे तो दूसरी ओर जो बाइडेन और पश्चिमी मीडिया। जितने सवाल हैं, पुतिन ने उतनी बार मानवाधिकार पर अमेरिका को आईना दिखाया। Затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе. Первое. Второе, по поводу резких заявлений. Ну, что сказать, значит, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, это же его инициатива. Мы встретились. И, повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден человек очень опытный. कई पत्रकारों ने यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बाइडेन के साथ बातचीत में इस मुद्दे को सिर्फ छुआ गया है, यानी जिक्र हुआ है। На Украине у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения. Между прочим, хочу обратить ваше внимание на следующее. Еще в ноябре прошлого года पुतिन ने बाइडेन से मुलाकात के दौरान जिस तरह का हाव भाव दिखाया, जिस तरह से अपने रुख पर अड़े रहे और पत्रकारों के सवालों का जवाब जिस मजबूती के साथ दिया है, उससे ऐसा लगा जैसे पुतिन का पलड़ा भारी है। लेकिन क्या विश्व कूटनीति को अच्छी तरह समझने वाले पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा भी ऐसा ही मानते हैं, या उनका मानना कुछ और है? आइए जानते हैं। आप इसे एक फ्रेंडली जेस्चर की तरह भी देख सकते हैं। आप इसका ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि जो बाइडेन पुतिन से कहना चाह रहे थे कि आप भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखें जिससे मैं देखता हूँ या अमेरिका देखता है, या फिर वो उसे आगाह कर रहे थे कि इट्स हाई टाइम कि आप अपना दुनिया को देखने के नज़रिए को बदलिए। रूस और अमेरिका दो ताकतवर प्रतिद्वंदी हैं, इसीलिए इन दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हमेशा एक मुकाबले की तरह होती है। इसीलिए दुनिया इसे सिर्फ मुलाकात नहीं, मुकाबले के तौर पर देख रही है। सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से, जिस बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरीके से पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, उससे लगता है कि बाइडेन से मुलाकात के दौरान उनके तेवर कैसे रहे होंगे। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि अचानक दोनों नेता आपस में कैसे मिले, पहल किसने की, क्या बाइडेन की उम्मीद अधूरी रह गई? और हां, बाइडेन ने 60 मिनट की मुलाकात के दौरान पुतिन को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया। गिफ्ट में क्या दिया? सारे सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। क्योंकि रुख कुछ ऐसा था कि मानो दो महाशक्तियों के सर्वसर्वा मिल रहे हैं, तो उसके बाद क्या नतीजा होगा। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इसकी पूरी डिटेल हमने आपको इस रिपोर्ट में दी। लेकिन इस बीच पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए, पत्रकारों के तल्ख सवालों के भी व्लादिमीर पुतिन ने भी जवाब दिए। अब वो मुस्कुराहट का क्षण भी दिखा। तो क्या इस महामुकाबले में व्लादिमीर पुतिन भारी पड़े? बाइडेन ने पुतिन पर जवाब देते हुए जानबूझकर चीन का जिक्र किया, क्योंकि इस समय अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चिंता रूस नहीं, बल्कि विस्तारवाद की नीति पर चलने वाला चीन है। वैसे खबर तो यह भी है कि बाइडेन और पुतिन के बीच मुलाकात के दौरान गिफ्ट डिप्लोमेसी भी हुई। जो बाइडेन ने पुतिन को एक खास चश्मा उपहार में दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एविएटर सनग्लासेस का एक जोड़ा जो बाइडेन ने उन्हें दिया। जो बाइडेन खुद भी चश्मे के शौकीन हैं। कहा जा रहा है कि इस चश्मे को उसी अमेरिकी कंपनी ने तैयार किया है जो अमेरिका और नाटो देशों को भी ऐसे चश्मे भेजती है। तो क्या अब बाइडेन के चश्मे से देखेंगे पुतिन? देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी जिनेवा मीटिंग हुई उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, तो उसने मीटिंग के दौरान अपना फेवरेट सन ग्लासेस उन्हें प्रेजेंट किए। आप इसे एक फ्रेंडली जेस्चर की तरह भी देख सकते हैं। आप इसका ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि जो बाइडेन
पुतिन से कहना चाह रहे थे कि आप भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखें जिससे मैं देखता हूँ या अमेरिका देखता है, या फिर वो उसे आगाह कर रहे थे कि इट्स हाई टाइम कि आप अपना दुनिया को देखने के नज़रिए को बदलिए। बाइडेन ने पुतिन को चश्मा देकर शायद ये संदेश देने की कोशिश की है कि रूस अब अमेरिकी चश्मे से दुनिया को देखे, लेकिन पुतिन तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं देख रहे, तो उनके चश्मे से दुनिया देखने की उम्मीद तो ख्याली पुलाव की तरह ही है। सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खैर, पत्रकारों ने तो सवाल पूछे, वो पूछने के लिए ही गए थे, भले वो साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, क्लाइमेट का हो, या फिर किसी और तरीके के यूक्रेन को लेकर आश्वासन हो। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, पहल अगर किसी ने की थी तो वो पुतिन ने की थी इस मुलाकात की, तब ये मुलाकात तय हो पाई, इसका वर्कआउट फ्रेम हो पाया और जिनेवा में ये मुलाकात हुई। जो बाइडेन ने इसी वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, लेकिन पुतिन के पास तो राष्ट्रपति का 18 सालों का अनुभव है। वो 4 साल रशिया के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अमेरिका और रूस के बीच तनावपूर्ण संबंधों का तो इतिहास है, और इस मुलाकात के पीछे क्या कुछ केमिस्ट्री थी, कैसे इस मुलाकात को तैयार किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। दोनों देशों के बीच के जो मतभेद हैं, वो दुनिया में नया संघर्ष पैदा कर हालात को मुश्किल बना सकते हैं। इसी मुश्किल को कम करने के लिए एक बार फिर अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बैठक का इतिहास काफी पुराना है। 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस। अमेरिका और रूस के बीच पहली बैठक को याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। दोनों देश मित्र राष्ट्र के तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। वर्ष 1945 में जर्मनी जब हार के करीब था, उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर विश्व युद्ध को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन से मुलाकात की थी। ये बैठक क्राइमिया के याल्टा शहर में हुई। तीनों नेताओं ने मिलकर दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने का खाका तैयार किया, लेकिन वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। उसके 2 साल के अंदर ही वॉशिंगटन और मॉस्को एक दूसरे के विरोधी बन गए। 1985 जिनीवा समिट। अमेरिका और रूस के बीच दूसरी बड़ी बैठक दशकों बाद हुई। 40 सालों तक दोनों देशों में शीत युद्ध चला और परमाणु हथियारों की होड़ लगी रही। उसके बाद 1985 में स्विट्जरलैंड के जिनीवा में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन सोवियत संघ के जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बाचोव से मिले। दोनों नेता, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, जिनीवा समिट के दौरान कॉमन सिक्योरिटी पर राजी हुए। कॉमन सिक्योरिटी का मतलब यह हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन आपसी सहयोग से, ना कि विरोध से। जिनीवा समिट में अमेरिका और रूस परमाणु हथियारों को कम करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर भी राजी हुए। कुछ लोगों का मानना है कि यहीं से 1991 में हुए सोवियत संघ के विघटन की नींव पड़ी। 2001 स्लोवेनिया समिट। वर्ष 2001 में तत्कालीन नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेंट्रल यूरोप के शहर स्लोवेनिया पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रूस के नए नवेले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दशकों से चले आ रहे मतभेद को खत्म करना था। उस वक्त दोनों नेता जिस गर्मजोशी से मिले, उसने दुनिया भर को चौंकाया। कुछ महीने बाद ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का साथ देने का भरोसा दिया। लेकिन दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं टिकी। नाटो के विस्तार के लिए अमेरिकी समर्थन से रूस नाराज हो गया। साल 2003 में इराक में अमेरिकी हमले का भी रूस ने विरोध किया। साल 2016 G20 चीन समिट। साल 2016 में चीन में G20 देशों की बैठक हुई। बैठक के दौरान ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात 16 सालों से रूस के राष्ट्रपति पद पर बने हुए पुतिन से हुई। हालांकि इस मुलाकात के कुछ खास नतीजे नहीं निकले। ये वो वक्त था जब रूस घरेलू असंतुष्टों पर कार्रवाई कर रहा था और यूक्रेन अलग होने वाला था।
साथ ही अफवाह ये थी कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। इन सारी बातों का असर दोनों की मुलाकात के दौरान दिखा, लेकिन बराक ओबामा जब रूस को खलनायक की तरह देख रहे थे, उसी वक्त दूसरे राष्ट्रपति का रवैया बिल्कुल अलग था। 2018 हेलसिंकी समिट। साल 2018 में फिनलैंड के हेलसिंकी में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई, जहां ट्रंप के संकेतों से संदेश गया कि रूस अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। ट्रंप के संकेत से पुतिन के बयानों को भी ताकत मिली। हालांकि इससे अमेरिकी इंटेलिजेंस में असंतोष भी बढ़ा। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयानों से पीछे हटना पड़ा। व्लादिमीर पुतिन, जो पिछले 20 सालों से रूस के राष्ट्रपति हैं, चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस मुलाकात में किसकी शिकायतों की लिस्ट लंबी है और क्या जो बाइडेन का अंदाज रूस के लिए अमेरिका के बदले रवैये का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.